प्राणी विनायको सर्वेभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय पृथकान् शेषान् असुख्यमोहारतितान् जहान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आप सभी जानते हैं कि भारत भूमि समग्र स्वास्थ्य और विज्ञान की जननी है। आज हम सभी आयुर्वेद के उपलक्ष्य में 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। यही दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन का आधार केवल दवाइयां ही नहीं बल्कि सही जीवन शैली, सही आहार और सही दिनचर्या आयुर्वेदीय ज्ञान है। आयु और स्वास्थ्य का ज्ञान केवल आयुर्वेद से ही जाना जाता है। अतः हम सभी आयुर्वेद के माध्यम से ही अपने जीवन को स्वस्थ एवं निरामय बना सकते हैं। धन्यवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे बच्चों, मैं धनवंतरी, मैं अकाल बुढ़ापा, सभी प्रकार के रोग, पीड़ा और अकाल मृत्यु को हरने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान पृथ्वी पर लेकर आया हूँ। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं आतुरस्य विकार प्रशमनं च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगी के रोग को हटाना। यदि आप मन और आहार को अनुशासन में रखेंगे तो लोग सही रहेंगे। लेकिन आजकल के लोग तो दवा और मनमानी को ही भोजन बना देते हैं। यही रोगों का कारण है। प्रणाम आचार्य, आपने सत्य कहा। मैं आचार्य सुश्रुत, मैंने शल्य चिकित्सा सहित अष्टांग आयुर्वेद की चिकित्सा दी, लेकिन लोग इस समय केवल मशीनों और रसायनों पर ही निर्भर हैं। आचार्य जी, आवश्यक यह है कि ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, समत्व भाव, सत्य आचरण, क्षमा गुण, अप्तोपदेश, मन का संयम तथा आयुर्वेदीय औषधि को अपनाया जाए, तभी रोगी के स्वास्थ्य सुरक्षित रहेंगे। मैं डॉक्टर आर.के. चड्ढा। मैं अपने अनुभव और ज्ञान के माध्यम से सभी रोगियों को एलोपैथिक दवा देकर सही करता हूँ। प्रणाम आचार्य। आचार्य चरण जी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बातें अतीत की हो चुकी। क्या आपको पता है कि जमाना बदल चुका है? MRI, CT स्कैन तथा महंगी दवाइयों से इलाज होता है। आयुर्वेद तो धीमी पद्धति है। डॉक्टर चड्ढा जी, अतीत में मैं नहीं, आप जी रहे हैं। सुनिए, आयुर्वेद धीमी पद्धति नहीं है। यह तो प्रकृति से तालमेल बिठाकर कार्य करती है और किसी भी रोग को जड़ से समाप्त करती है। क्या आपकी चिकित्सा पद्धति ऐसी है? नहीं नहीं, केवल यह लक्षणों को ही दबाती है। जब तक अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तब तक आराम मिलता है और फिर रोग वापस आ जाता है।
इसी तरह हम दवाइयों का डोज बढ़ाते रहे। चड्ढा जी, हम रोग की जड़ पे जाकर कार्य करते हैं। आहार विहार, मन, संयम, शरीर और इंद्रियों पर कार्य करने वाली औषधियाँ भी हम देते हैं, जिससे रोगी आरोग्य हो सके। यह औषधि शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक ऊर्जा को भी बढ़ाती है। आपका शुभ नाम? आप कहाँ से हैं? आपके आने का कारण? डॉक्टर साहब, मैं मधुमेह रोगी हूँ। कई वर्षों से दवाइयाँ खा रहा हूँ, इंसुलिन भी लगवा रहा हूँ, पर मेरा ब्लड शुगर खत्म ही नहीं होता। ब्लड शुगर खत्म ही नहीं हो रहा है और अब मुझे लगता है कि मेरी किडनी भी बढ़ जाएगी। ये थोड़ा इधर आइए। ये दवाई लेनी कब तक लेनी पड़ेगी? देखिए, आपका रोग ऐसा है कि आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। नमस्कार। अब क्या बताऊं, एलोपैथिक दवा से तो मेरा रोग ठीक ही नहीं हो रहा। अब मुझे लग रहा है कि मैंने जिन आचार्य चरक जी का नाम सुना है, जो आयुष ग्राम चिकित्सालय में बैठते हैं, अब मुझे उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आचार्य चरक प्रणाम। आपका शुभ नाम? कृष्णा। कृष्णा। कहाँ से हैं आप? हम अतरवा से आए हैं। तो आपको क्या समस्या है? हम मधुमेह रोगी हैं। मैं एलोपैथिक दवा करा करके थक चुका हूँ। अब आप ही मुझे कुछ बताइए। बस आहार बदलो। तामसी आहार एवं गेहूं चावल छोड़कर जौ, कोदो और कुटकी खाओ। थोड़ा श्रम करो, मन और इंद्रियों को संयमित रखो, पंचकर्म कराओ। तुम्हारा रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आपने तो बहुत अच्छी बात कही है। अब मुझे लगता है कि मेरी बीमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। चलिए मैं चलता हूँ। प्रणाम। डॉक्टर साहब सीताराम। सीताराम, बैठिए। आपका शुभ नाम? आप कहाँ से आए? बांदा से। आपके आने का कारण? मन में तनाव रहता है और खांसी जुकाम है, शरीर दर्द करता है, निद्रा नहीं आती है। और भी कुछ? चेक करो। आपको मैं ये दवाई दे रहा हूँ। कब तक खाली होगी? देखिए, आपको अगर आराम लगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आराम ना लगे तो वापस आइएगा, मैं 2 गोली और बढ़ा दूँगा। जी सीताराम। क्या बताऊं, एलोपैथ दवा खा कर तो कोई लाभ नहीं है। अब मैंने जिन आचार्य चरक जी का, ससुर जी का नाम सुना है, उनके पास जाता
जी आयुष ग्राम चिकित्सालय में बैठते हैं, क्या उसका कोई लाभ है? आपका नाम? अच्युत द्विवेदी। आप कहाँ से आए हैं? मानस है। आपको कौन सी समस्या है? निद्रा नहीं आती है और तनाव बना रहता है, चक्कर आते हैं। आपकी मानसिक बीमारी है। आपको इस बीमारी को ठीक करने के लिए 3 नियमों का पालन करना पड़ेगा। पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना पड़ेगा। दूसरा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा और आपको भगवान नाम जप भी करना पड़ेगा। और मैं आपको एक औषधि लिखे दे रहा हूँ, उसको ले लीजिएगा, जिससे आपकी जो मन की व्यथा है ये शांत हो जाएगी। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे ठीक, मेरा रोग निरोग हो जाएगा। मैं गांव का एक किसान हूँ। कई बड़े बड़े अस्पतालों में गया पर मेरा रोग बढ़ता ही जा रहा है। सुना है कि आयुष ग्राम आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज होता है। अब मैं वहीं जाऊंगा। सीताराम, आइए बैठिए। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव से आया हूँ। आपकी क्या समस्या है? मेरे पेट में दर्द रहता है। कई बड़े बड़े अस्पतालों में चेकअप करवाया और वहाँ पर मेरा कोई भी आराम नहीं मिला और दवा खा परेशान हो गया हूँ। आप कुछ उपाय बताइए। इसके पहले आप कौन सी चिकित्सा कराए थे? मैं एलोपैथी चिकित्सा कराया था। चिंता मत करो, इस चिकित्सालय में औषधि के साथ प्राणायाम, योग, आहार, विहार, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आदि कराया और बताया जाता है। यहाँ की शुद्ध हवा, औषधि, संयम, नियम, जीवन शैली रोगी को एक नया जीवन देती है। सचमुच वैद्य जी? हाँ, सचमुच। तो यहाँ केवल दवा ही नहीं बल्कि जीने का रास्ता ही बताया जाता है। हाँ, यही आयुर्वेद है। यहाँ तो गंभीर से गंभीर रोगी स्वस्थ होकर एक नया जीवन पाते हैं। धन है आयुष ग्राम चिकित्सालय जिसने मुझे जीवन दान दिया। मैं एलोपैथिक दवाइयों से कभी ठीक नहीं हो पाया पर यहाँ आकर अवश्य ही ठीक हो जाऊंगा। आचार्य जी, सीताराम। मैं सुनता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर राज शुक्ल, राष्ट्रीय आयुर्वेद विज्ञान आयुष मंत्रालय भारत सरकार, परम आदरणीय पूज्य गुरु जी के सानिध्य में आयुर्वेद के विलक्षण उपचार की गहराइयों को समझने व जानने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह एक अद्भुत है कि औषधि, पंचकर्म, प्राणायाम, आहार विहार से अनेक रोग ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद केवल औषधि नहीं, ये जीवन जीने की कला भी है। यह मैं अब सीख पाया हूँ। हम आज आपके सामने शपथ करते हैं कि इस विद्या को सीखकर समाज की सेवा करेंगे। धन्यवाद। वैद्य जी, सीताराम। सीताराम, आइए बैठिए। वैद्य सीताराम। सीताराम, आप कहाँ से आए हैं? वैद्य जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ। आपकी कौन सी समस्या है? वैद्य जी, यहाँ पर मेरा बालक रहता है। वैद्य जी, मैंने अपने बालक को कई जगह पर ले गया, बड़े बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवाया। लखनऊ के वेदांता जैसे प्रसिद्ध नामी अस्पतालों में भी उसका इलाज करवाया, परंतु कोई विशेष लाभ नहीं मिला। परंतु जब से मैं इसको आयुष ग्राम चिकित्सालय में लेकर आया हूँ, तब से उसे बहुत आराम मिला है और हमें भी अत्यंत सुकून मिल रहा है। वैद्य जी, आपने हमें एक नई आशा और नया विश्वास दिया है। अब मुझे पता चला
कि लोग क्यों कहते हैं आयुर्वेद ही जीवन का आधार है। आप अपने बालक का आहार और विहार, दिनचर्या, नियम, आचरण और सही रखिए, स्वस्थ रहें। जी सीता। आयुर्वेद अपनाना है, आयुर्वेद अपनाना है, जड़ से रोग मिटाएंगे, जड़ से रोग मिटाएंगे, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, रसायन योग और आहार, रसायन योग और आहार, प्रकृति का वरदान है, आधुनिक हो या प्राचीन लोग, आधुनिक हो या प्राचीन लोग, तन मन आत्मा का मेल है, तन मन आत्मा का मेल है, हर घर में हो आयुर्वेद, हर घर में हो आयुर्वेद, आयुर्वेद परंपरा वे, आयुर्वेद परंपरा वे, देश की चिकित्सा कैसी हो, देश की चिकित्सा कैसी हो, जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, धन्यवाद। इस नाटक का जो उद्देश्य है वो यह है कि आज हम सब यहाँ 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के पावन उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि यह हमारे जीवन को सही जीने का कला भी सिखाता है। इस लघु नाटक आयुर्वेद अमृता नाम के माध्यम से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आयुर्वेद केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण का मार्ग है। और यही थीम जो माननीय भारत सरकार मोदी जी द्वारा ये आयुष मंत्रालय द्वारा दिया गया है कि आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, यह जो आयुर्वेद का विषय है इसमें साप्ताहिक कार्यक्रम चलने का निर्देश हुआ था। हमारे पूज्य गुरु जी आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय विद्यापीठ से राष्ट्रीय गुरु के पद से सुशोभित हैं और उनको 4 शिष्य आयुष मंत्रालय के द्वारा मिले हुए हैं जिनको गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु जी उनको आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के आयुर्वेद का उत्थान हो इसके लिए यह लघु नाटक प्रस्तुत किया गया था। यह हमें रोग मुक्त ही नहीं बल्कि स्वयं संतुलित और आनंदमय जीवन जीने का प्रेरणा देता है। स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए इसके लिए आयुर्वेद प्रशस्त करता है और मार्गदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद और हम विद्यालय परिवार को भी धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत समय दिया इस कार्यक्रम के लिए और हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब उपस्थित हैं, विद्यालय के आचार्यगण, आचार्य महोदय जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आयुष ग्राम परिवार की ओर से आभार और धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो सब हमारे बच्चों छात्रों को आशीर्वचन के रूप में प्रदान करेंगे। तालियों से आप लोग स्वागत करें। आज के इस आयुर्वेद से संबंधित जो लघु नाटक प्रस्तुत किया गया हमारे
माननीय महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, जिनके निर्देश में हमको ये सब देखने का अवसर मिला। आयुर्वेद वास्तव में हमारी बहुत प्राचीन पद्धति रही है और उससे हम पूरी तरह से निरोग रहते थे। लेकिन बीच के कालखंड में जो ये अंग्रेजी सिस्टम शुरू हुआ एलोपैथ का, इससे न तो हम पूरी तरह से रोग मुक्त हो पा रहे हैं और धीरे धीरे जो हमारी वो पद्धति थी उसको हम समाप्त भी कर दिया। इसके कारण इस लघु नाटक के माध्यम से हम सबको ये सीख मिली कि इस आयुर्वेद के माध्यम से एक तो हम पूरी तरह से निरोग हो सकते हैं, जो हमारी बहुत प्राचीन पद्धति है। रोगों से पूरी तरह से लोग मुक्त रहते ही थे, लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी उस पद्धति को छोड़ते गए और ऐसी तमाम बीमारियां, तमाम रोग हमको घेरती चली गई और हम इस एलोपैथ के सिस्टम में फंस गए। अपना भी हम सब छोड़ दिया, गंवा दिया और इससे हम पूरी तरह से निजात भी नहीं पा रहे हैं, मुक्त भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें उन पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा जो हमारी प्राचीन जो दवाओं का सिस्टम था, आयुर्वेद था, जो जड़ से ही समाप्त कर देता। ये जरूर है कि आज के इस सिस्टम में, भाग दौड़ में, हमने कुछ करने के बजाय शॉर्टकट अपनाया कि हमको दवाएं, तमाम जो हमारी आयुर्वेदिक दवाएं हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों से जो हम प्राप्त करते हैं, उसको बनाने में, तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा दिक्कतें होती हैं और वो दवाएं थोड़ा देर तक में ठीक कर पाती, कुछ समय लगता है। ऐसी स्थितियों में हमने एलोपैथ को अपना लिया। तो अपना तो लिया, लेकिन वो जड़ से कभी समाप्त नहीं करती। वो दब जाएगी, कुछ दिन के लिए बीमारी रुकी रहेगी, लेकिन उसका सार्थक और अंतिम लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए मैं सभी से अपेक्षा करूँगा, अपने बच्चों से, अपने अभिभावक बंधुओं से, जो हमारी ये टीम इस तरह का प्रचार प्रसार करके और एक बहुत बड़ा संदेश समाज को दे रहे हैं, पुनः आयुर्वेद को अपनाएं। और जैसा अभी बच्चों ने वो किया कि ये जीवन जीने की एक कला भी है। हम अपनी ये सारी दवाएं अपने गांव, घर, देहात में ही सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। हमें कहीं विदेश और कहीं बाहर से इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, और सारे रोगों की दवाएं हमारे पास हैं। बस हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि हमने भुला दिया, उनको छोड़ दिया, उससे हमारा संपर्क संबंध टूट गया और हम धीरे धीरे निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से हमको ये सीख मिल रही है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं और पूरी तरह से रोग मुक्त रहें। बल्कि इस आयुर्वेद सिस्टम से, जैसे कि सुबह हमारा सिस्टम का ब्रह्म मुहूर्त में जगना, उसमें हम जगते नहीं हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जगते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण है। आज के इस मोबाइल सिस्टम में भी हम देर तक सोते हैं, 11, 12, 1 बज जाता है। अब ऐसे में जब हमारा समय से सोना नहीं, समय से जगना नहीं और खान पान की स्थितियां बड़ी खराब होती चली जा रही, तो ये सारे जो ऐसे समाज में अवगुण धीरे धीरे व्याप्त होते जा रहे हैं और हम उन तमाम बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आज नए नए बच्चों को भी जो है नई नई समस्याएं आ रही हैं, नए नए बच्चों का हार्ट अटैक हो रहा है, ब्लड जो है उनको बढ़ रहा है, शुगर हो रहा है, तमाम चीज़ें ऐसी समस्याएं जो छोटी उम्र से, उसके पीछे कारण यही है कि हमारा जो खान पान, हमारा जो जगना सोना, ये हमारी जो दिनचर्या है, ये पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो मैं इसके लिए इस टीम को और सभी अपने अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। कम से कम हमारे विद्यालय को आपने चुना और चुन करके हमारे बच्चों को, हम लोगों को एक सीख मिली। इसके लिए मैं बहुत बहुत सर जी का भी आभार प्रदर्शन करता हूँ और इस टीम को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस तरह के माध्यम से हमारा जन जागरण, जो हम पुरानी चीज़ों को हमने खो दिया है, भुला दिया है, उनको हम स्मरण करें और तभी हम इस राष्ट्र को, इस समाज को
ठीक प्रकार से सही दिशा में स्वस्थ बना सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपका आभार प्रदर्शन। श्री महात्मा कृष्ण जी, श्री अग्निहोत्री जी उपस्थित हैं। मैं इनसे आग्रह करूँगा काफ़ी जगह घूमता हूँ, लेकिन इस प्रकार का आयोजन इतना उत्साह के साथ और पूरी संदेश स्पष्टता के साथ ये मैं पहला ऐसा देख रहा हूँ गुरुजी बच्चों के द्वारा। और जैसा कि आप ही लोगों से सीखा है कि आयुर्वेद के उत्थान के लिए 18-20 वर्ष की आयु के बाद की जगह बचपन से ही अगर आयुर्वेद अपनाया जाए तो बाद में आदत डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा आचार्यों से सीखा है। तो ये बहुत अच्छी प्रस्तुति थी बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है अभी से इस पद्धति में ढल जाना। तो आगे चल के कोई रोग होगा ही नहीं जो उपचार करना पड़े। यदि जैसा कि सर ने भी कहा कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आचार को सही रखें, विचार को सही रखें, खान पान सही रखें, तो हमें बीमार ही नहीं होना होगा और बाद में दवाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और फिर से एक बार आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की प्रस्तुति देखने को मिली आपके बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अग्निहोत्री जी और श्रीमान श्रीध्यानचंद चंद्रवंशी जी। आपने जो हमारे बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया और आयुर्वेद के विकास के लिए आपने जो कहा उसके लिए और बस सब हम लोग उसका अनुकरण करेंगे और सबको करना चाहिए। मैं इसी बीच में अपने पूज्य गुरुजी आचार्य डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी संस्थापक आयुर्वेद ट्रस्ट से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो सबको आयुर्वेद के लिए आयुर्वेद के महत्व के बारे में प्रदान करने की कोशिश करें। यस्य देशस्य योजको तस्य औषधम भाव प्रकाश में आया है कि जिस देश में जो प्राणी पैदा होता है उस देश में उत्पन्न हुई औषधि ही उसके लिए लाभप्रद होती है। मैं भी 2 दिन पहले मैं कृषि अधिकारी आए हुए हमारे से चर्चा में कर रहा था। अभी 2 दिन पहले मैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल को सुन रहा था, जिन्होंने राम जन्मभूमि पर फैसला किया। आपको मालूम ही हो, अभी 2 दिन पहले मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा बैठिए उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि इन 200 सालों में हमें ऐसा बनाया गया है ताकि हम अपने को भूल जाएं। हमें ऐसा ढाला गया है ताकि हम अपने अस्तित्व को ही नकार दें। हम अपने अस्तित्व को ही नकार दें। उन्होंने कहा हमें यह बताया गया इन 200 सालों में कि आपकी शिक्षा कुछ नहीं, आपके शिक्षक कुछ नहीं, आपकी चिकित्सा कुछ नहीं। भारत में केवल और केवल मूर्ख पैदा होते हैं। यहाँ की सारी विधाएं मूर्खतापूर्ण हैं। यहाँ विज्ञान कुछ नहीं। ये हमें अच्छी तरह से फीड किया गया है, तो हमने अपने को ही नकार दिया, जिसका परिणाम ये आया कि हम निरंतर शरण की ओर जाने लगे। मैं प्रधानाचार्य से बताना चाहूँगा, अभी अभी मैं ओपीडी में बैठा था तो एक मरीज पटना का आया, 15 वर्ष का बालक, मैंने सेकंड फॉलोअप में आया है वो। तो चिकित्सा लिखने के बाद अभी वो सालू यहाँ बैठे होंगे
हमारे एक उपचारिका हैं, वो भी हमको असिस्ट कर रही थी। तो कहते हैं एक बार नहीं 2 बार, हाँ अग्निहोत्री जी बैठे हुए थे, आप भी तो बैठे हुए थे, 1 बार 2 बार 3 बार उसने यही कहा, मैं बच्चे को नॉनवेज दे सकता हूँ कि नहीं। बच्चों को बीमारी क्या है? शुगर है। उम्र कितनी है? 15 वर्ष। एक बार उसने कहा तो मैं मौन हो गया, अंदर से तो बड़ा अजीब सा लगा। वो कहता है मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, ये भी कह रहा था, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन लड़का मांगता है मेरा। फिर मैं दोबारा क्या उत्तर दूंगा उसको? मैं तो मुंह हो गया। फिर दोबारा उसने कहा, मैंने वो रटे जा रहा है लगातार, वो नॉनवेज दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। मैंने कहा मनुष्य हो तुम, यही मैंने कहा तुम मनुष्य हो, ये मनुष्यों का आहार तो नहीं है जो तुम पूछ रहे हो मुझसे। तब वो शांत हुआ थोड़ा सा। मैंने कहा बच्चा कहाँ सीख गया? बोले वो मांगने लगा। हमने कहा जब आप कहते हो मैं नहीं खाता ये मैं तो मेरे पास हर ओपीडी में जब रोगी आते हैं तो चूंकि हमारे यहाँ देखिए आयुर्वेद और एलोपैथ में 1-2 तरह के बहुत बड़े अंतर हैं। अग्निहोत्री जी तो बहुत बड़े आयुर्वेद मंच से हैं, आकस्मिक उसने आना और श्री धूप ऑफिसर मंच से हैं, आकस्मिक उससे मेरे पास आ गए। हमने कहा चलिए 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ ये पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कॉलेज में, हमारे गुरुजन बताते हैं जब हम अपने कॉलेज में प्रवेश करते हैं। देखिए आपके यहाँ दवाइयाँ कम, सलाह ज़्यादा। आपको दवाइयाँ कम बतानी है, ये धीरे धीरे दवाइयाँ बंद करानी है, आपको सलाह ज़्यादा देनी है। मॉडर्न मेडिसिन में कहा जाता नहीं, सलाह बिल्कुल नहीं देनी है, आपको दवाइयाँ बढ़ाते जाना है। क्योंकि ये एक बिजनेस है, अगर आप दवाइयाँ नहीं बढ़ाएंगे तो फार्मा कंपनी का नुकसान कैसे हो जाएगा भाई? अगला जो है बेरोजगार हो जाएगा, अगला बेरोजगार हो जाएगा। ऐसा 2 तरह के ये अंतर है, ये मूलभूत अंतर है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप प्रकृति से जुड़ के रहिए, वहाँ कहा जाता है कि आप विकृति से जुड़ के रहिए। आप जितना से ज्यादा संकल्प विकार पैदा कर सकते हो पैदा करिए, चाहे दवा लेके करिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आप कभी MBBS का पाठ्यक्रम जो है उठा के देख लिए, कैरिकुलम ओनली 19.5 घंटे का ओनली कैरिकुलम है। बात में रिकॉर्ड भी हो रही है, केवल आहार विहार का, केवल खान पान का वहाँ 19.5 घंटे का केवल कैरिकुलम है। अब जहाँ पढ़ाया वो भी वेस्टर्न साइंस से, वेस्टर्न सिस्टम से, वहाँ बताया नहीं जाता कि क्या खाइए क्या ना खाइए, मेडिसिन बताई जाती है और लिखिए दवा और लिखिए दवा। इसलिए हमारे यहाँ तो किस ऋतु में क्या खाना है, रात्रि के समय क्या खाना है, दिन में क्या खाना है, किस समय क्या नहीं खाना है, बाल्यावस्था में क्या खाना है, युवावस्था का आहार कैसा होना चाहिए, वृद्धावस्था का आहार कैसे होना चाहिए, ये सारा बड़ा सूक्ष्म चिंतन किया जाता है। ये आयुर्वेद की व्यवस्था है। लेकिन फिर वही बात दुर्भाग्य जो अभी हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा कि हम अपने को भूल गए और हमें ऐसा ढाला गया। अब सरकार स्वयं चाह रही है कि आयुर्वेद बढ़े। सरकार ने इस साल, अब तो प्रतिवर्ष के लिए हो गया, 23 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हो गया। ये 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। पहले प्रत्येक धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता था, लेकिन धन्वंतरी जयंती में लोग व्यस्त हो जाते थे, कार्यक्रम नहीं हो पाते थे, तो हम लोगों ने शुरू से सुझाव देना शुरू किया कि धन्वंतरी जयंती को हटा करके और इसको अलग कोई दिन निश्चित किया जाए। तो ये 23 सितंबर भारत सरकार ने निश्चित किया है इसी वर्ष से कि अब प्रतिवर्ष 23 सितंबर को मनाया जाएगा। तो अब सरकार ने इस साल की जो थीम है वो यही रखी है, जन जन आयुर्वेद और आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए। ये इसकी थीम है, आयुर्वेद जन जन के लिए और पृथ्वी के कल्याण के लिए। भारत सरकार ने इस साल का विचार दिया है और इसके प्रचार प्रसार के लिए दायित्व दिए हैं, क्योंकि हमको राष्ट्रीय गुरु बनाया गया है भारत सरकार की ओर से इस वर्ष। और हमको 4 भारत सरकार से शिष्य भी मिले हैं एक वर्ष के लिए, वो ऑल इंडिया टेस्ट क्वालिफाई करके आते हैं, तो स्टाइपेंड भी गवर्नमेंट देती है, हम लोग देती है। तो ये दिया है कार्यक्रम कि आप जो आयुर्वेद दिवस है इसके पूर्व और पश्चात भी ऐसे कार्यक्रम चलाएं जिससे आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़े, आयुर्वेद की वास्तविकता को बताएं। और ऐसा नहीं है, एक अभी मैं इस बात से कतई सहमत नहीं होता कि आयुर्वेद धीरे धीरे कार्य करता है। मैं तो कहा करता हूँ दूसरी पद्धतियाँ बहुत धीरे धीरे कार्य करती हैं। आप देखिएगा, जब कभी आप मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे कहे डॉक्टर साहब शुगर कितने दिन में ठीक हो जाएगा, बोले कभी नहीं। अब वो धीरे धीरे काम कर भाई, अब धीरे धीरे, अब आयुर्वेद धीरे धीरे काम किया कि एलोपैथ धीरे धीरे काम किया, ये मुझे समझ में नहीं आया। भाई ब्लड प्रेशर कितने दिन का इलाज चलेगा, नहीं जिंदगी में, अब जिंदगी भर खाओ।
तो उसने धीरे धीरे काम किया कि आयुर्वेद ने ब्लड प्रेशर का जब मरीज जाएगा बोले नहीं, आप जो है धैर्यपूर्वक आप जो है ये प्रातः जागरण करिए, प्राणायाम करिए, नमक कम लीजिए, आप ऐसा ऐसा आहार लीजिए। अब अभी हृदय रोगों की चर्चा हुई तो अब देखिए जो भी वेस्टर्न साइंस उसमें ना तो दूध का महत्व है ना घी का महत्व है। ये अब जाकर के रिसर्च में आया है कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, गाय का घी नियमित रूप से 10 ग्राम लेना चाहिए। अब जाके सब कहने लगे नहीं, घी लेना चाहिए। और पहले आपने दूध घी दोनों बंद करा करके जिससे ओज बढ़ता है। गांव में लोग कहते थे कि घी खाए खोपड़ी और दूध खाए चल पड़े 100 वर्ष के डोकरी, मांस खाए मांस बढ़े, दूध खाए घी खाए खोपड़ी। तो भैया घी जो है ब्रेन को, मस्तिष्क को पोषण देता था, आप लोगों ने घी बंद करा दिया। पहले आपने रिफाइन चला दिया, अब कहने रिफाइन बेकार हो गया, फिर आप वही कच्ची घानी और ये सब आ गए। तो आयुर्वेद को जो सिद्धांत है, इसलिए उन सिद्धांतों को सनातन और शाश्वत कहा गया है। आयुर्वेद के सिद्धांत कभी बदलते नहीं, अन्य जो भी सिद्धांत आएंगे वो बदलते रहते हैं। आज ये अच्छा है तो क्या नहीं ये ठीक नहीं है, आज ये दवाई कहने नहीं ये दवा रेजिस्टेंस कर गई, अब ये दवा में ये साइड इफेक्ट आ गए। लेकिन आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनी हुई कभी, अब रही बात सर्जरी की, तो सर्जरी का आविष्कारक आयुर्वेद है, सभी आप जानते हैं। आज भी सुश्रुत के यंत्रों का आज भी मॉडिफाइड करके प्रयोग होता है। लेकिन इन 200 सालों में पूरी तरह से हमको नकारा गया। अब सरकार फिर से इस मामले, इस प्रकरण में काम कर रही है, बजट भी बढ़ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मेरा जो है जीवन ही केवल आयुर्वेद और योग से चल रहा है। यह शब्द उन्होंने कहा है कि मेरी गाड़ी ही आयुर्वेद और योग से चल रही है। तो ये चर्चा हुई आपस में बैठ करके कि भाई ये कार्यक्रम, वो भी 2 दिन में ये नाटक अचानक आकस्मिक रूप से तैयार हुआ। हमने अपने प्रधानाचार्य को फोन किया गुरुकुल के, हमने कहा कि आप ये तैयार कराइए जल्दी से लघु नाटक। एक मन विचार है कि इस कार्य को भी कर लेते हैं। तो उन्होंने जल्दी जल्दी 1 दिन में नाटक तैयार किया, पूरी जो है उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी और लिख करके मुझे भिजवाया, उसको मैंने करेक्शन किया। उसके बाद उन्होंने तैयारी कराई। हमारे साहित्याचार्य जी जो हैं वो भरतनाट्यम विशेषज्ञ हैं, उन्होंने परिश्रम किया और इस तरह से ये अभी निश्चित रूप से जल्दबाजी में त्रुटियाँ रही होंगी, लेकिन ये 2 दिन का केवल कार्यक्रम। परसों रात्रि मैंने मैसेज किया और रात्रि में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी प्रधानाचार्य ने, और दूसरे दिन मैंने करेक्शन किया और दिन रात तैयारी करके बच्चों की तैयारी कर दी गई। और ये हुआ कि भाई जो चित्रकूट इंटर कॉलेज है वो सबसे प्राचीन इंटर कॉलेज है हमारे चित्रकूट जनपद का, इसलिए वहाँ प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेकर के और ये कार्यक्रम कराया गया। प्रधानाचार्य जी ने बहुत सहयोग दिया। हम पूरे यहाँ के शिक्षकों के, अध्यापक एसोसिएशन के सभी के हम आभारी हैं। हमें समय दिया और आयुर्वेद की बात सभी तक पहुँचाई। सभी बच्चों ने भी बड़े धैर्यतापूर्वक, बड़ी लगन से इस लघु नाटक को देखा। हम आभारी हैं और हमें पूरा विश्वास है कि निरंतर अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति, अपनी वैदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने के लिए प्रयास करेंगे। आयुर्वेद के में 3 स्तंभ बताए गए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ये 3 उपस्तंभ हैं। जिस तरह से तिपाही में जो है किसी चीज़ को टिकने के लिए तिपाही की आवश्यकता होती है ना, ऐसे शरीर के लिए जो है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य 3 उपस्तंभ बहुत आवश्यक होते हैं। आजकल मैं तो ओपीडी में बैठ के देखता हूँ, बड़ा दंग रहता हूँ। भैया मुझको शुगर है, मैंने 20 साल का लड़का आ रहा है, 25 साल का युवक आ रहा है, आपको मुझको समस्या है। अच्छा क्या समस्या? शुगर है। अच्छा आपको बीपी है, कोलाइटिस है। भाई जागते कितने बजे तक हो? 9 बजे तक जाग जाता हूँ। हमने कहा तुम्हारा पिता कितने बजे जागता है? पूछा करता हूँ। मैंने जब पिता आता है, पिता भी कहता है मैं 10 बजे जगता हूँ। पिता कहता है, मैंने कहा तो बहुत अच्छा करते हैं आप। तो मैंने हम एक निरंतर हम वहाँ समीक्षा करते हैं कि समाज बहुत बुरी दुर्दशा को प्राप्त है। देखने के लिए मात्र विकासशील है, विकास और है। आगे आने वाली पीढ़ी जो है बहुत भयावह, ऐसे भयावह रोगों से गिरेगी। आप देखिए अब शरीर कैसे हो रहे हैं, शरीरों की स्थिति क्या बन रही है। 20 साल 25 साल के लड़के में ओज नहीं है, तेज नहीं है, मेधा नहीं है। क्यों नहीं है? अभी 4 दिन पहले की आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ लीजिए। आप आहार की बात करते हैं, अभी 4 दिन पहले की रिसर्च रिपोर्ट आप देख लीजिए, केवल 4 दिन पहले की। कहा है कि जो लड़का 4 दिन तक फास्ट फूड खाता है उसकी मेमोरी पर प्रभाव पड़ता है, याददाश्त कम होती है। हम तो 4 साल से खाते चले आ रहे हैं और फिर कहते हो कि बच्चे को तैयार नहीं हो रहा है।
अब फास्ट फूड भेजा किसने? हमारे ही भोजन को, इतने सुंदर आहार को कह दिया नहीं ये बेकार है, जो दुनिया का सड़ा गला कहने भारत में भेज दो। आबादी वहाँ ज़्यादा है, एरिया ये बहुत अच्छा है, दुनिया की सड़ी चीज़ वहाँ भेज दो, आप सब विज्ञान है। जो मेडिसिन जाने कितने सालों पहले अमेरिका प्रतिबंधित होती है, भारत में भेज दो। ईगो रहना भारत में भेज दो। नीमोस्लाइड जो है भारत कब बंद हो गई, वहाँ भारत में भेज दो, भारत के लोग खाएंगे। सल्फा ड्रग जो है कब बंद हो गई, भारत में भेज दो, वहाँ के लोग खाएंगे। इस दुर्दशा को प्राप्त है तो हमें सरकार प्रेरित कर रही है, ये सरकार की योजना है और हम सब लोग समय दे रहे हैं, आप सभी ने समय दिया। हमें लगता है इस मानसिकता से आप ओतप्रोत होंगे और हमारे विचारों को आगे भी प्रसारित करेंगे। बोलिए जय हिंद।